हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। जैसे कि आप सभी लोगों को याद होगा, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि एसएसटी क्या है, कि सामाजिक विज्ञान क्या है और इसकी जो चार हमारी शाखाएं हैं, चार डिविजन्स है, वो क्या क्या है। ज्योग्राफी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, हिस्ट्री क्या है। मैंने आपको बोला था कि अगली वीडियो से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1, यूनिट 1 या चैप्टर नंबर 1, कुछ भी बोल दो, जो है कि नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज, कि जो प्राकृतिक संसाधन है वो क्या है, क्या होते हैं और उनके उपयोग क्या क्या होते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था, जो मेरे एक्सप्लेनेशन होगी वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी। तो यहाँ पे आप नोट्स भी देखोगे तो नोट्स इंग्लिश में भी है और साथ साथ हिंदी में भी है, ताकि जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों उन दोनों की मदद हो सके। और साथ में इस वीडियो के एंड तक आते हुए इसमें आपको एनसीईआरटी के हाइलाइट्स देखने को भी मिल जाएंगी, ताकि जब आप अपनी एनसीईआरटी खोलकर बैठो तो आप एग्जैक्टली समझ सको कि ये कहाँ से मैंने लिया है। और ये जो नोट्स है ये प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है, ये मैंने एनसीईआरटी की हेल्प से ही बनाए हैं ये वाले नोट्स। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने एडिशनली अपनी तरफ से ऐड करी है, ताकि आपको टॉपिक की और क्लैरिटी मिल सके। बाकी ये पूरे नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड हैं, इसमें से बहुत चीजें आपको एनसीईआरटी को में देखने को मिल जाएंगी। तो मैं तो यही कहूंगी अपनी एनसीईआरटी साथ लेकर बैठना। बाकी इस वीडियो के एंड में मैं आपको एनसीईआरटी के भी हाइलाइट्स दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ से कौन सी चीज ली है, ये एनसीईआरटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर, जो कि है प्राकृतिक संसाधन के बारे में और उनका उपयोग कैसे होता है। तो ये पूरा चैप्टर हम आज की क्लास में खत्म नहीं करेंगे, इसमें हम 2-3 क्लासेस लेंगे। तो आज इस चैप्टर की हमारी पहली क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारा प्रकृति है, जो हमारा नेचर है, वो रिसोर्स संसाधन कब बनता है और संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, प्रकृति को संसाधन के रूप में हम कैसे उपयोग करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है आज की क्लास का, वो है कि जो नेचर है, मतलब जो हमारी प्रकृति है, वो संसाधन कब बनती है, मतलब नेचर हमारा रिसोर्स कब बनता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए नेचर यानी कि प्रकृति है क्या। तो प्रकृति जितनी भी लाइफ और नॉन लाइफ, मतलब जितनी भी सजीव और निर्जीव, मतलब जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग चीजें हमारे आसपास, जो इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण का पार्ट है, पर हम लोगों ने नहीं बनाई है, मतलब ह्यूमन या मानव द्वारा जिनका निर्माण नहीं किया गया, जो हम लोगों ने नहीं बनाई है, वो कैसे कहते हैं हम, उसे हम प्रकृति कहते हैं, उसे हम नेचर कहते हैं। जैसे हमारी सनलाइट हो गई, वाटर हो गई, विंड हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब नेचर का एक पार्ट है। ठीक है, अब नेचर रिसोर्सेज कब बनते हैं, मतलब प्राकृतिक संसाधन कब बनते हैं, जब हम ह्यूमंस उन सब्सटेंसेस को, मतलब जो नेचर के रिसोर्सेज हैं या नेचर में जैसे हमें वुड वगैरह दे रही है, उन सबको यूज करते हैं या उनसे नई चीजें बनाती हैं और उनको यूज करते हैं, तो नेचर तब रिसोर्स बन जाता है। मतलब जब मानव प्रकृति की दी हुई चीजों का या प्रकृति के तत्वों का इस्तेमाल करते हैं या उनसे नई चीजें बनाकर उनका इस्तेमाल करते हैं, तब प्रकृति की वो तत्व, मतलब प्रकृति की वो चीजें क्या बन जाती हैं, संसाधन बन जाती हैं। ठीक है, अब ये कुछ एग्जाम्पल है। जैसे पेड़ है, पेड़ से हमें क्या मिलती है, लकड़ी, लकड़ी से हम फर्नीचर बनाते हैं या लकड़ी से हम और भी चीजें बनाते हैं। तो पेड़ हमारा यहाँ पे क्या बन गया है, रिसोर्स बन गया है। पेड़ क्या है, नेचर का ही एक पार्ट है। ऐसी पानी है, पानी से हम बिजली बनाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा थर्मल प्लांट्स लगते हैं जिससे पानी से बिजली बनाई जाए, तो पानी रिसोर्स बन गया। ऐसी ही मिट्टी है, मिट्टी एक रिसोर्स बन गई, क्योंकि उस पर हम फार्मिंग करते हैं, फिर फार्मिंग से जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं हम उनका यूज करते हैं। तो आपको ये बात समझ आ गई कि जो प्रकृति है वो संसाधन कब बनती है, मतलब नेचर रिसोर्स कब बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने पढ़ा कि नेचर, अब इसमें है कि एक एंटिटी, मतलब नेचर का कोई भी सामान, जैसे वुड है, कुछ भी है, वो रिसोर्स कैसे बनता है, मतलब कोई भी तत्व है वो संसाधन कैसे बनता है, कोई एंटिटी रिसोर्स कैसे बनती है। तो अब ये तो है नहीं कि हम हर चीज को रिसोर्स बोल देंगे, कितनी चीजें हमारी नेचर में मिलती है, कितनी डीप डाउन मिलती है, कितनी कहीं कहीं मिलती है, अब हम हर चीज को रिसोर्स तो बोल नहीं सकते। तो किसी भी सामान को, किसी भी एंटिटी को, किसी भी तत्व को रिसोर्स यानी संसाधन बोलने के लिए इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब वो तकनीकी रूप से सुलभ होना चाहिए, मतलब वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ये नहीं कि उसको हमें उपलब्ध करवाने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ रहा है या बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत कोशिश करनी पड़ रही है उसे ढूंढने के लिए, तो वो आराम से सबको उपलब्ध होना चाहिए। इट्स एक्सप्लॉइटेशन, मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करना, उसको वहां से निकालना, मतलब मान लो कोयला है, कोयला जमीन के नीचे, तो कोयले को जमीन के नीचे से निकालना, मतलब उसका दोहन करना, उसे बाहर निकालना। शुड बी इकोनॉमिकली फिजिबल, मतलब
वो बहुत महंगा नहीं पड़ना चाहिए, मतलब उसको निकालने में, उसको एक्सप्लॉइट करने में, उसको दोहन करने में जो भी कॉस्ट आ रही है वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो ठीक ठाक होनी चाहिए एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, और मतलब वो सब यूजफुल होना चाहिए थोड़ा। ऐसे नहीं है कि हमने कोई भी रिसोर्स ले लिया, कुछ भी यूज कर लिया, कुछ ऐसे लेना चाहिए जो यूजफुल हो। ठीक है, तो रिसोर्स, कोई भी तत्व रिसोर्स कब बनता है, या कोई भी तत्व संसाधन या एंटिटी रिसोर्स कब बनती है, जब वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, मतलब इजीली मिलने को तैयार हो, और उसका जो एक्सप्लॉइटेशन मतलब उसको बाहर निकालना बहुत ज्यादा महंगा ना, और वो यूजफुल हो। ऐसे नहीं कि हमने कुछ भी निकाल दिया, वो कुछ काम ही नहीं आ रहा, वो उल्टा हार्म और कर रहा है हम लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ जनरल एग्जांपल्स है नेचुरल रिसोर्सेज का, ये एक्चुअल क्लासिफिकेशन, ये जस्ट एग्जांपल्स है, जैसे वाटर रिसोर्स हो गया, फॉरेस्ट रिसोर्स, एनिमल, मतलब एनिमल से हमें जो चीजें मिल रही है, सोलर पावर हो गई, विंड पावर हो गई, मेटल और मिनरल रॉक्स हो गए, जैसे कोल हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब, क्रूड ऑयल मतलब पेट्रोलियम वगैरह हो गया, नेचुरल गैस हो गई, लैंड रिसोर्सेज हो गए, जैसे खेती बाड़ी के लिए जमीन वगैरह है, मिट्टी वगैरह है, ये सब। ठीक है, अब प्रकृति इज सेक्रेड, मतलब प्रकृति का पवित्र रूप। आप लोगों ने देखा होगा प्रकृति पूजी जाती है, प्रकृति का हर किसी के लिए अलग अलग रूप होता है, तो प्रकृति को कहीं जगह पूजा भी जाता है। तो आपकी बुक में इसके बारे में सिंपल लिख रखा है कि प्रकृति एक प्रकृति का एक सेक्रेड रूप भी है, मतलब प्रकृति का एक पवित्र स्वरूप भी है। पर मैंने यहाँ पे आपको 2-3 एग्जाम्पल के साथ समझाने का चाहा है कि वो कैसे है, क्योंकि आप लोग बहुत लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कैसे, और कुछ लोग समझ भी गए होंगे, बट यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू वो समझाना चाह रही हूँ। रिवर गंगा, सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा गंगा नदी का। तो बहुत लोग गंगा नदी को पवित्र मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा गंगा घाट पे जाके बहुत लोग पूजा करते हैं, और दूसरी ओर कई लोग उसे गंदा भी करते हैं, तो वो नेचर का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, नेचर को वो खराब कर रहे हैं। ठीक है, अगला है पीपल ट्री। बहुत लोग जो हमारा पीपल का पेड़ होता है उसकी भी पूजा करते हैं, उसे पवित्र मानते हैं। ऐसे ही माउंटेन्स, पहाड़, हिमालय जैसे पहाड़ों को पवित्र माना जाता है। तुलसी माँ, तुलसी माँ एक नेचर का रिसोर्स है, उसको कितना पवित्र माना जाता है, तुलसी जी को, उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसी एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे गंगा आरती दिखा रखी है, यहाँ पे तुलसी पूजा दिखा रखी है। ठीक है, आगे बढ़े तो एक एक्टिविटी करते हैं। अब हम लोग ना क्लास के बीच में एक्टिविटीज भी करते रहेंगे, ताकि ना फिर थोड़ा फन हो जाता है, लेक्चर थोड़ा बोरिंग सा नहीं लगता, वरना ऐसा लगता है मैम तो बस पढ़ाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, लेक्चर दिए जा रही है। तो जब आप थोड़ा आसपास से देखोगे, कोई एक्टिविटी करोगे ना, तो आप टॉपिक को रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाओगे, तभी आपको वो टॉपिक अच्छे से याद रहेगा। क्योंकि जब तक आप लोग टॉपिक को रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पाते हो, तब तक आप लोग टॉपिक को अच्छे से समझ नहीं पाते हो। तो लेट्स थिंक, सोचो, चलो। Look around yourself and enlist various resources which you think are present around you. अब आप लोगों ने रिसोर्सेज का मतलब समझ लिया कि संसाधन क्या होते हैं, क्या नहीं होते। तो ये एक्टिविटी क्या कह रही है कि अपने आसपास देखो और उन अलग अलग चीजों का नाम लिखो जो आपको लगता है संसाधन है आपके पास। जैसे अगर मैं अपने आसपास देखूं तो कुर्सी वगैरह, तो मेरे को एक संसाधन लकड़ी दिख गई यहाँ पे, या पेड़ पौधे दिख गए, ऐसे मेरे आसपास हवा है, बिजली है, तो ऐसे मैं अलग अलग संसाधनों के नाम लिखूंगी। तो जल्दी जल्दी लिखो अलग अलग संसाधनों के नाम। वीडियो यहीं रोक दो और पहले संसाधनों के नाम लिखो, फिर आगे बढ़ना। देखते हैं आप लोगों ने क्या क्या लिस्ट बनाई है और मैंने क्या लिस्ट बनाई है। ठीक है, उम्मीद है मुझे अभी तक आप लोगों ने वीडियो रोक के लिख लिए होंगे। और अगर स्किप भी कर रहे हो तो मैं तो यही बोलूंगी स्किप मत करो, क्योंकि अगर आप ये एक्टिविटी खुद कर रहे हो तो जब आप आगे एग्जाम में मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको याद रहेगा, हाँ मैंने ये मैम की उससे वीडियो से देखा था, मैंने तो खुद ढूंढ के लिखे थे। ठीक है, तो ये एक्टिविटी स्किप मत किया करो, ये आपको मदद ही करेंगे आगे जाके, ये चीजें आपको फिर याद रहेंगी आगे अच्छे से। तो इनमें से कुछ कुछ आपके आंसर होंगे। सन होगा, एयर होगी, वाटर होगी, सॉइल, ट्रीज, प्लांट्स, रॉक्स, माउंटेन्स, रिवर्स। देखो मैंने यहाँ पे सारी चीजें लगा भी रखी है, हमारे प्लांट्स हो गए, ये रिवर्स हो गई, ये सी हो गया, क्लाउड्स हो गए। ठीक है, आगे बढ़े, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा था ना हम आज की वीडियो में नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में भी पढ़ेंगे, तो हमारा वीडियो का सेकंड टॉपिक है जो हम लेने जा रहे हैं। पहले हमने क्या पढ़ा कि हमारे नेचर क्या होता है हमारा। ठीक है, यहाँ हमने पढ़ा नेचर क्या होता है, नेचर रिसोर्स कब बनता है, मतलब प्रकृति की होती है, प्रकृति संसाधन कब बनती है। उसके बाद हमने देखा कुछ एग्जाम्पल्स इन चीज के, फिर हमने देखा कि कोई भी चीज संसाधन कब मानी जाती है, कोई भी चीज संसाधन कैसे बनती है। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल देखे संसाधनों के, फिर हम देखा प्रकृति का पवित्र रूप कैसा है, या नेचर जैसे सेक्रेड रूप कैसी है। ठीक है,
उसके बाद हमने एक्टिविटी करी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप क्या है। अब हम टाइप दो तरीके से पढ़ेंगे, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ यूज, मतलब वो कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, और अगला है ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, मतलब नवीकरणीयता के आधार पे, मतलब उनको कैसे हम वापस रिन्यू कर सकते हैं, मतलब वो कैसे रीजनरेट हो सकते हैं वापस। ठीक है, तो सबसे पहले उनके इस्तेमाल के बेसिस पे करते हैं, उनके उपयोग के बेसिस पे करते हैं। तो रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर अवर लाइफ, मतलब जीवन के लिए आवश्यक संसाधन, मतलब जो जिंदगी जीने के लिए बहुत ही जरूरी। जैसे हवा, हवा क्यों जरूरी है? जब हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी हवा से तो हम कैसे जिएंगे? पानी, पानी के बिना जिंदगी नहीं है। सॉइल क्यों है? सॉइल नहीं होगी तो पेड़ पौधे कहाँ से लगाए जाएंगे? खाना कैसे उगाएंगे फार्मर्स? ठीक है। रिसोर्सेज एज ए सोर्स ऑफ मटेरियल, मतलब सामग्री के स्रोत जो है हमारे पास, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनसे हमें हमारा कुछ सामान बनाने के लिए चीजें मिलती हैं। जैसे हमारा वुड हो गया, आयरन ओर हो गई, कोल हो गई, लकड़ी, लकड़ी से फिर हम अपना मटेरियल बनाते हैं, जैसे पेंसिलें बनाते हैं, घरों का फर्नीचर बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं। कोयले से कोयले से बहुत जगहों पे कोयले से भी प्रेस वालों को जरूरत होती है कोयले की। कोयले के बिना उनकी प्रेस नहीं चलती। बहुत जगह तंदूरों में कोयलों की जरूरत होती है। आयरन ओर से हमें लोहा मिलता है, लोहे से फिर से बहुत चीजें बनती है। रिसोर्सेज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा, जिससे एनर्जी मिलती है, जिससे ऊर्जा मिलती है। कैसे? जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कोल, वाटर, सनलाइट, नेचुरल गैस। अब पानी से क्या एनर्जी मिलती है? पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो घरों में लाइट पंखे कैसे जलेंगे? सनलाइट से सोलर एनर्जी जनरेट होती है। ऐसी ही कोल से, मैंने बताया ना तंदूर वगैरह जलते हैं, कोल से भी बहुत जगह पे गांव वगैरह में चूल्हों का काम करते हैं, गोल कोल वगैरह जो होते हैं। ठीक है। अब है रिन्यूएबिलिटी, मतलब नवीकरणीयता के आधार पे। तो देखो जो हमारा नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, वो रिस्टोरेटिव और रीजनरेटिव वे में काम करती है। रिस्टोरेटिव मतलब वो अपना जो अपनी खुद को वो ठीक भी कर सकती है, वो नई चीजों का निर्माण भी कर सकती है, वो इन दोनों चीजों की क्षमता रखती है। रिस्टोरेशन क्या होता है? कोई चीज खराब हो गई, अब हम उसे ठीक कर रहे हैं। और रीजनरेशन क्या होता है? किसी चीज को बेसिक से फिर से स्टार्ट करना। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि नेचर पुनर्स्थापन कैसे करती है या रिस्टोर कैसे करती है। मतलब कोई चीज डैमेज हो गई है, कोई चीज खराब हो गई है, या उसको कुछ क्षति हो गई है और उसको हम वापस से उसकी पुरानी हेल्दी कंडीशन में ला रहे हैं। मान लो फॉरेस्ट के रिस्टोरेशन, हम प्लांट्स काटते हैं, कभी कभार हम आधे आधे काट देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? आप लोगों ने कभी देखा हो या फिर आप अपनी मम्मी से पूछना, कभी कभार क्या होता है, पौधे ना टूट जाते हैं, तो हम उनको टूटी हुई डंडी फिर से लगा देते हैं, बहुत पौधे फिर से उग जाते थे। उसके रिस्टोरेशन की प्रॉपर्टी की, जो खराब हो गया है वो फिर से ठीक हो जाए। अब पॉल्यूटेड पॉन्ड है, वो रिस्टोर होता है, उसको हम साफ करते हैं। तो कुछ प्रकृति की रिस्टोरेशन में हम भी मदद करते हैं, कुछ फिर से वो खुद भी अपने आप रिस्टोरेशन का काम करती है। अगला है नेचर की रीजनरेशन की, मतलब पुनर्जनन की, जो उसकी नेचर की प्रकृति का पुनर्जनन कैसे होता है, मतलब किसी चीज को फिर से एकदम बेसिक रूप से एकदम शुरू से बनाना। जैसे कि अब हम बीज बो रहे हैं, तो प्लांट्स की ग्रोथ कैसे हो रही है? एकदम शुरू से हो रही है, एकदम बेसिक रूप से। अब वाटर साइकिल जो चलती है वो एकदम बेसिक रूप से चलती है कि पहले इवेपोरेटर के ऊपर जाएगा, फिर कंडेंसेशन होगी, सब होगा। ठीक है, ऐसी ही बहुत चीजें होती है जो एकदम बेसिक रूप से फिर से स्टार्ट होती है। तो ये नेचर की रीजन। अब कोयला है, कोयला कितना टाइम लगता है उसे बनने में, क्योंकि लेयर पे लेयर पे लेयर पे लेयर जमा होती है, उसके बाद कहीं जाके वो दब दबा के बहुत टाइम लगता है, तब जाके कोयला बनता है। तो वो रीजनरेशन है, वो रिस्टोर नहीं हो रहा, वो रीजनरेट हो रहा है, वो शुरू से फिर से नई चीजों का निर्माण कर रही है। प्रकृति हमारी नई चीजें बना रही है। ठीक है। अब इसके आधार पे रिन्यूएबिलिटी के आधार पे, नवीकरणीयता के आधार पे हमारे जो संसाधन है, हमारे जो रिसोर्सेज है, वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब नवीकरणीय रिसोर्सेज, नवीकरणीय संसाधन, और एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब अनवीकरणीय संसाधन। अब दोनों में अंतर क्या है वो देखते हैं। तो जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, नवीकरणीय संसाधन होते हैं, वो होते हैं जो रिप्लेस, मतलब जो फिर से दोबारा जल्दी बन सकते हैं छोटे से टाइम ऑफ पीरियड में। मतलब रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेस्ड और रिन्यूड। रिन्यूड मतलब फिर से बन जाना, फिर से आ जाना नेचुरली, मतलब खुद ब खुद एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। मतलब वो संसाधन जो प्रकृति द्वारा खुद ही कम समय में फिर से बनाए जा सकते हैं, वो कौन से होते हैं? नवीकरणीय संसाधन होते हैं या फिर रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। इसके उदाहरण क्या क्या है हमारे? सनलाइट, विंड, वाटर, पेड़ पौधे हो गए, ये सब। ठीक है। और अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? जो छोटे टाइम स्पेन के अंदर, वो जो छोटे से पीरियड के अंदर फिर से नहीं बन सकते। मतलब रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड और रिन्यूड नेचुरली, मतलब वो रिसोर्सेज जो फिर से
उनकी जगह कोई और ले ले या फिर से उत्पन्न हो जाए, और छोटे से टाइम पीरियड में उनको कई साल लग जाते हैं। दे टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अगेन, उनको बहुत टाइम लग जाता है फिर से बनने में। ठीक है, तो अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जो प्रकृति द्वारा कम समय में पुनः उत्पन्न नहीं किए जा सकते। एक बार उपयोग होने के बाद उन्हें दोबारा बनने के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैसेस हो गई, मिनरल्स हो गए, बहुत सारे खनिज हो गए। तभी तो कहते हैं कि रिसोर्सेज को माइंडफुल यूज करो, संसाधन को अच्छे से यूज करो, क्योंकि एक बार संसाधन खत्म हो जाते हैं तो हमारी जो फ्यूचर है, हमारे जो भविष्य है, उसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी और हमें ही संसाधनों की कमी होगी। तो आज की क्लास में हम इतने ही टॉपिक्स पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे कि प्रकृति क्या है, प्रकृति संसाधन कब बनती है, प्रकृति का कोई भी तत्व है या फिर कोई भी चीज है, हम उसे संसाधन या रिसोर्स कब मानते हैं, संसाधन के टाइप क्या है, उसके इस्तेमाल या उपयोग के आधार पे क्या क्या प्रकार है, और उसकी नवीकरणीयता के रूप पे क्या क्या उसके आधार है, मतलब रिन्यूएबिलिटी के रूप में उसके क्या क्या टाइप्स हैं। मैंने जैसा आपको बोला था हम एनसीईआरटी के हाइलाइट्स भी देखेंगे, तो ये कुछ एनसीईआरटी के हाइलाइट्स हैं आगे, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों बुक्स में से हैं, तो आपको जो भी कंफर्टेबल हो आप उसमें से देखकर अपने हाइलाइट्स मार्क कर सकते हैं। हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो नेचर क्या है, हमने बात करी कि नेचर क्या है और नेचर रिसोर्स कब बनता है, ये यहाँ पर यही हाईलाइट है, पीछे आपको नोट्स में भी एग्जैक्ट सेम चीज मिलेगी। फिर कोई भी तत्व या एंटिटी रिसोर्स कब बनती है, ये नोट्स में नहीं लिखा हुआ, पर ये है कि रिसोर्सेज में क्या क्या है, जैसे वाटर, एयर, सॉइल या कोल, पेट्रोलियम, प्रीशियस स्टोन्स, मेटल ओर्स, टिम्बर्स एक्सेट्रा। तो आप देखोगे मैंने एग्जांपल्स में लिख रखे हैं। ठीक है, सेम हिंदी मीडियम में। प्रकृति क्या है, प्रकृति तत्व कब बनती है, किसी तत्व को हम संसाधन कब कहते हैं, प्रकृति संसाधन कब बनती है, कोई भी तत्व संसाधन कब बनता है, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स है, उसके कुछ उदाहरण। आगे बढ़ते हैं। तो ये फिर प्रकृति के प्रकार है, उसके उपयोग के आधार पर एसेंशियल फॉर लाइफ, रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स और रिसोर्सेज फॉर एनर्जी, मतलब जो जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, जिनसे हमें कुछ सामग्री या कुछ सामान मिलता है, और जो ऊर्जा या एनर्जी के लिए जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने वही मार्क कर रखा है, एक बार आप पढ़ लेना, अपनी बुक में भी इन्हें मार्क कर लेना अच्छे से। ठीक है, ये हिंदी में है कि प्रकृति के प्रकार क्या है, उनके उपयोग के आधार पे, फिर जीवन के लिए आवश्यक जो होते हैं, सामग्री के लिए संसाधन का जो काम करते हैं, ऊर्जा के लिए संसाधन का जो काम करते हैं। आगे फिर रिन्यूएबिलिटी के आधार पे है, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो हमने ये बात करी कि प्रकृति रिस्टोरेटिव और रिजनरेटिव प्रॉपर्टी क्या है प्रकृति की। ठीक है, ऐसी यहाँ पे वही नीचे है कि प्रकृति की पुनर्स्थापन और पुनर्जनन की प्रक्रिया क्या है, और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे हमने यहाँ पे देखे है ना इंग्लिश में रिसोर्सेज फॉर एनर्जी, तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल है रिसोर्सेज फॉर एनर्जी के। ठीक है, फिर यहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होती हैं, जैसे रिवर्स है, रिवर्स रिन्यू कैसे होती है, क्योंकि उसमें बारिश आती है, ग्लेशियर्स आते हैं, फॉरेस्ट भी खुद ब खुद रिन्यू हो जाते हैं, सॉइल रेप्लेनिश होती है, अब सॉइल भी मतलब बढ़ती रहती है। तो यहाँ पे कुछ उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। और रिन्यूएबल होने के लिए एक कंडीशन होती है कि जो नेचर की खुद की जो क्षमता है रीजनरेशन और रिस्टोर करने की, मतलब पुनर्जनन और पुनर्स्थापन की संस्था को उसकी रिथम चल रही है, हम उसे बिगाड़ना नहीं है। एक बार हमने उसकी इस रिदम को बिगाड़ दिया तो वो अपने आप को रिन्यू फिर से नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे भी यही है कि अगर जो पुनर्स्थापन और पुनर्जनन की प्राकृतिक लय है वो बाधित ना हो, मतलब उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, यहाँ पे एक फैक्ट दे रखा है, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिशनली मतलब परंपरागत रूप से, मतलब जो चलता आ रहा है, जो कम्युनिटीज होती है, मतलब बड़े बड़े समुदाय होते हैं, उनका एक सिस्टम होता है फिशिंग को रेगुलेट करने का ड्यूरिंग स्पॉनिंग सिस्टम। स्पॉनिंग सिस्टम मतलब जब एक स्पॉनिंग सिस्टम होता है जिस वक्त फिशेज बढ़ती हैं, तो उस वक्त उनका फिशेज को पकड़ने का एक अलग ही सिस्टम होता है, ताकि जो फिश की पॉपुलेशन है वो बनी रहे। क्योंकि मान लो आप अगर फिशेज को पकड़े जा रहे हो, उन्हें फिर से पैदा होने का मौका ही नहीं दे रहे, तो एक टाइम ऐसा आएगा वो फिशेज खत्म हो जाएगी। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ फिश मतलब फिश का व्यवसायीकरण, मछलियों को पकड़ के बेचना, इनकी वजह से जो है वो ओवर फिशिंग हो जाती है। मतलब अब लोग क्या करते हैं, पैसे कमाने के चक्कर में मछली पकड़ते हैं, उन्हें मछली को रिस्पॉन होने का मौका ही नहीं दिया जाता। तभी कुछ समुदाय ऐसा फोकस करते हैं कि मछली को रिस्पॉन होने का भी टाइम दिया जाए, स्पॉन होने का भी टाइम दिया जाए। ऐसा ही एक केस था जिसमें एक फिश थी जिसका नाम है टूना। ठीक है, और उसका इतनी डिक्लाइन हो गई है वो
कि अब इसकी वजह से अब बोला गया कंट्रोल फिशिंग करो, मतलब टूना नामक की फिश को फिर से जनरेट होने का मौका ही नहीं दिया जा रहा था, बार बार उसकी फिशिंग करनी जा रही थी। ठीक है, अब टूना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये इकोसिस्टम में एक बैलेंस, मतलब जो भी हमारा समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र है, जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम क्या होता है? जब सारे जानवर वगैरह मिलके एक साथ रहते हैं तो जो समुद्र का इकोसिस्टम है वो उसे मेंटेन करती थी, छोटी मछली और श्रिम्प्स को खा खा के उसे मेंटेन करती थी। अब टूना का नंबर कम होने लग गया, तो इसलिए बोला गया है कि बहुत कमिटीज इसलिए फिशिंग की रेगुलेटिंग सिस्टम को कंट्रोल भी करती हैं कि भाई फिशेस को अगर तुम पकड़ रहे हो तो मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट होता है कि तुम इस वक्त पकड़ोगे, इस वक्त तुम नहीं पकड़ोगे, क्योंकि वो उनका स्पॉनिंग सीजन होता है। ठीक है, अब तो क्या तुम्हें भी ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस पता है जो इकोसिस्टम को बैलेंस रखने में मदद करेंगी? अब एक और यहाँ पे फैक्ट दे रखा है, इकोसिस्टम फंक्शंस एंड इकोसिस्टम सर्विस। जो नेचर होता है उसका अपना ही तरीका होता है काम करने का, जैसे कि पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो जब ये जो नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं इससे हमें ह्यूमंस को बेनिफिट होता है, इसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम सर्विस, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं। मतलब इकोसिस्टम से ह्यूमन को बेनिफिट होता है, वो इकोसिस्टम की सर्विस होती है। मतलब जैसे कि जो फॉरेस्ट होता है वो पानी को फिल्टर करता है, सॉइल इरोजन बचाते हैं, कैसे जो जड़ें होती है वो सॉइल की टॉप लेयर को पकड़ के रखती है, जानवरों को जीने की जगह देते हैं, तो ये इकोसिस्टम के सारे काम है और ये इकोसिस्टम की सर्विसेज है जो हमें मिल रही है। ठीक है, तो जब हमें वो क्लीन पानी मिलता है, फार्मलैंड मिलता है, क्रॉप पोलिनेट होती है एनिमल्स की वजह से, तो हमें इकोसिस्टम सर्विस, मतलब हमें जो हमारा इकोसिस्टम है उससे बेनिफिट मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कि मतलब जो प्रॉपर बड़ा पेड़ है वो एक दिन में 275 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और ह्यूमन को 350 लीटर ऑफ ऑक्सीजन रोज चाहिए होती है। मतलब एक पेड़ से भी प्रॉपर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती है, फिर भी हम पेड़ को लगा नहीं देते। यहाँ पे ये पूरा वही दे रखा है हिंदी में। ठीक है, अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं यहाँ पे उसके बारे में है। बहुत टाइम लगता है उन्हें बनने में और जिस हिसाब से हम इसे यूज करें वो इतनी जल्दी बन भी नहीं सकते, जैसे फॉसिल फ्यूल हो गए, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया। ठीक है, और जिस हिसाब से हम इसको कोयले को यूज कर रहे हैं, खदान यूज कर रहे हैं, तो जो कोयले की खदान है इंडिया में वो 50 साल से ज्यादा नहीं टिकेंगी। वो ऐसी जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अब जैसे आप लोगों को पता चल गया है रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। तो ये एक छोटा सा होमवर्क है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने याद है आप लोगों ने एक रिसोर्सेज की लिस्ट बनाई थी, या फिर अब फिर से नई लिस्ट बनाओ अपने आसपास देखकर, और जो आपके आसपास आपको सामान दिख रहा है उसे क्लासिफाई करो कि कौन सा रिन्यूएबल है, कौन सा नॉन रिन्यूएबल है, मतलब कौन सा नवीकरणीय और कौन सा अनवीकरणीय। क्योंकि इससे क्या होगा, जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इनके बीच में डिफरेंस करने के लिए, इनकी डेफिनेशन लिखने के लिए, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले से ही पता होगा कि कौन सी चीज क्या होती है, तो आप पेपर में इस क्वेश्चन का इजिली आंसर कर पाओगे। तो ये होमवर्क आपके इस तरह भी हेल्प करेगा। तो ये आप लोगों को होमवर्क करके कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे को आंसर लिख कर देना है, और जो भी इसका आंसर होगा वो मैं आपको पिन करके भी बता दूंगी कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर कुछ भी डाउट आप लोगों का रह गया हो, इस जितने टॉपिक्स हमने आज कवर करे तो वो डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उस डाउट के लिए आपके लिए एक सेपरेट से वीडियो लाऊंगी ताकि आपका डाउट वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। और कोई और ऐसे टॉपिक है जो आप चाहते हैं मैं पढ़ाऊं या मैं वो आपको क्लियर करूं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।